हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म्स है उसमें जो लिबरलाइजेशन वाला पार्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन में इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन ये पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं मेंस के वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छे पॉइंट आपको मिलेंगे आंसर में लिखने के लिए भी, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसके 2 पार्ट होंगे। तो अभी हम पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में इंडस्ट्री का रोल क्या रहा है शुरू से, यानी कि 1950s के बाद, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ही किस तरीके से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं, ये कल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। सो द इंडस्ट्रियल सेक्टर जो शुरू से 1950s से स्टार्ट किया गया, तो उस समय देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका जो मेन मोटो था वो था आपको ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज, प्रोवाइड सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट्स डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड क्रिएट्स रिपल इफेक्ट एंड क्रिएट टाउनशिप, ठीक है। ये सारे काम इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर ने किए हुए हैं। तो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज कैसे, शुरू में आपको पता था कि भले लार्जर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, लेकिन एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ। तो मेनली आप देखेंगे स्टार्टिंग पीरियड में 1950-60s में जो पब्लिक सेक्टर था उसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ग्रोथ इकोनॉमी में, ठीक है। उसी तरीके से सेल्फ रिलायंस होने के लिए जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो एफएमसी गुड्स हो या फिर कुछ भी हो, उसमें हमें सेल्फ रिलायंस होना होगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा इंपोर्ट्स को। तो उस समय सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था। आज सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप आजकल कॉम्पिटिटिव वाला समय हो गया है। तो हम क्या करते हैं, उसके साथ कंपटीशन करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ या उनके कंपनीज के साथ। उस समय सब्स्टिट्यूट होने की बात की जाती थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ओके, नाउ ऑल्सो क्रिएट्स डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। इट विल क्रिएट टाउनशिप। तो आपको पता है कि जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं वो अपने यहाँ टाउनशिप भी क्रिएट करती हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एनटीपीसी जहाँ पर होगी वहाँ पर उनके स्टाफ के लिए क्वार्टर्स भी बने होते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल भी होती है, उनके लिए स्कूल की भी व्यवस्था होती है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं ये एक टाउनशिप भी क्रिएट करती हैं अपने एरिया में। क्रिएट्स रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि किसी भी आप पॉन्ड में या तालाब में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो ये रिपल्स क्रिएट होते हैं और ये धीरे धीरे चारों तरफ फैलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है अगर इससे ग्रोथ आता है तो वो ग्रोथ अप टू डाउन अप्रोच को अपनाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे तक सभी लोगों को इसको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो इंडस्ट्री सेक्टर का ये एक शुरू में ऐसा कहा गया था कि इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको डेवलप में सपोर्ट करेगा और इसने बहुत हद तक कुछ ऐसा काम भी किया है, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट किया गया था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1955-56 लेके 60-61 तक हुआ था। और ये बेस था किस पर, महालनोबिस मॉडल पर। महालनोबिस एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रसिया के तर्ज पे, ओके, रशियन का जो इंडस्ट्रियल मॉडल था उसके बेसिस पर हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इन्होंने डिज़ाइन किया था। तो रशिया में भी मॉडल क्या था, वहाँ पर भी स्टेट रन इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, यानी कि जिस पर स्टेट का कंट्रोल हुआ करता था। तो इंडिया में भी उसी चीज़ को अपनाया गया। तो यहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जो कि मेनली गवर्नमेंट के द्वारा उसको डायरेक्ट या फिर कंट्रोल या रेगुलेट डायरेक्टली किया जाता था। अभी जो इंडस्ट्रीज हैं ये कई तरीके की होती हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि प्रोडक्ट्स, तो कुछ इंडस्ट्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के बेसिस पर अलग कैटेगरीज हो जाती है इंडस्ट्रीज की। जैसे कि बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो जैसे कि स्टील, सीमेंट, आयरन ये सब बनाती हैं, यानी कि इसका यूज़ और आपको बाकी आगे काम में किया जाता है, तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज कही जाती हैं। कुछ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि आपको प्लांट्स या मशीनरीज बनाती हैं। अगेन इस मशीनरी का यूज़ कहीं दूसरे प्लांट या इंडस्ट्री में यूज़ किया जाएगा, तो एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड की तरह काम करता है। उसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और डाइज, टूल्स, इनका भी यूज़ आगे किया जाता है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कार,
स्कूटर, फ्रिजेस, टीवी, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज होती है उसको वाइट गुड्स इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा बस याद रखना है, मेनली प्रीलिम्स में आपको हो सकता है कि कभी एक स्टेटमेंट में आ जाए। ऑनरशिप की बात करें तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में, और ज्वाइंट सेक्टर जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ज्वाइंट वेंचर होता है। स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि किस इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उनके मशीनरीज और प्लांट में, उसके बेसिस पे। तो जैसे कि लार्ज इंडस्ट्री जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको मशीन्स में 10 करोड़ से ज़्यादा हो, मीडियम इंडस्ट्री जहाँ पर 1 से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट होता है, और स्मॉल स्केल जहाँ पर 10 लाख और 1 करोड़ के बीच में होता है, और वहीं विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर प्लांट्स और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट आपको 10 लाख से कम होता है। तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर ये 4 तरीके की आपको कंपनीज हो जाती हैं। वहीं कुछ कंपनी कैपिटल इंटेंसिव होती हैं और लेबर इंटेंसिव होती हैं। कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज का मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा लगता है, वैसे इंडस्ट्री को हम कैपिटल इंटेंसिव। और वहीं लेबर इंटेंसिटी वाली इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर लेबर ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको फुटवेयर इंडस्ट्री हो गया, लेदर इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पर आपको मैन पावर ज़्यादा लगता है। तो ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो जाती है, ठीक है। तो कुछ अलग अलग टाइप्स के बेसिस पर अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री पाई जाती है। 1-2 बार पढ़िएगा, आपको याद रहेगा। इसके बाद जो पब्लिक सेक्टर है इंडिया में, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज रही हैं इंडिया में, रीज़न क्या था कि इनको सेलेक्ट क्यों किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमारे यहाँ, ठीक है। क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया इनिशियल टाइम में, तो इसके कुछ रीजंस हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। वाई पब्लिक सेक्टर वर चूजन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन? The first is thing to create significant capacities or ability to produce in basic and capital goods. अब उस समय क्या था, आज़ादी के बाद तुरंत बाद हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, या फिर हमारे यहाँ प्राइवेट कैपिटल भी नहीं हुआ करता था। किसी इंडिविजुअल या जो प्राइवेट हाउस उसके पास उतना पैसा भी नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर सरकार को ही एक रोल मॉडल के तौर पे आना था और इसको इनिशिएट करना था। दैट्स वाई यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चुना गया, ताकि वो बेसिक और कैपिटल गुड्स का निर्माण करे। और अगेन ये बेसिक और कैपिटल गुड्स हो, वो आने वाले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उसमें यूज़ होंगी, एंड देन उसके बाद अलग और आगे की चीज़ें होने वाली हैं। तो मेनली इनका मोटो ये था। पब्लिक सेक्टर आप इंडस्ट्रीज में देखेंगे कोई ऐसा नहीं था जो जनरली कार बनाए, स्कूटर बनाए, ये चीज़ बनाए, बहुत कम थी। जैसे कि कुछ घड़ियाँ बनाने वाली, जैसे कि HMT हुआ करती थी जो बंद हो गई। तो मेनली ये बेसिक और कैपिटल गुड्स बनाते थे, इनका फिनिश गुड्स पर बहुत ज़्यादा वो नहीं होता था ध्यान। अचीव सेल्फ रिलायंस इन कोर एरियाज एंड ऑल्सो फैसिलिटेट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ओके, ताकि दूसरे कंट्री से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, इसको भी ध्यान रखा गया, इसलिए पब्लिक सेक्टर को लाया गया यहाँ पे। साथ ही साथ इकोनॉमी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि अगेन जो प्राइवेट सेक्टर उतना डेवलपमेंट नहीं था, सर्विस सेक्टर का भी बहुत रोल नहीं था उस समय, एग्रीकल्चर था, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत ही नेसेंट और उसका ग्रोथ बहुत ही कम था, ठीक है। तो इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए या फिर डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और ये आगे क्या करे कि इकोनॉमी की ग्रोथ करने में भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा, और इसके बेसिस पर बाकी इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर भी ग्रोथ करेंगे। दूसरा चीज़ ये क्या था, अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए भी इसका यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रो पुअर टेक्नोलॉजीज यूज़ होती थी। प्रो पुअर टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत इंटेंसिव तौर से टेक्नोलॉजी या मशीन का यूज़ नहीं होता था। जनरली यहाँ पर जो लेबर था उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता था, क्यों, ताकि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे जो आप देखेंगे SEZ बनाया गया, SEZ के तहत ये सारी इंडस्ट्रीज बनाई जाती थी। तो मेनली जो बैकवर्ड या ट्राइबल एरियाज हुआ करती थी वहाँ पर बनाई जाती थी, क्योंकि रिपल इफेक्ट जो अभी हमने देखा था ना, क्योंकि वहाँ के लोगों को कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा। डायरेक्टली कि वहाँ पे काम करेंगे, इनडायरेक्टली कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, तो वहाँ के अगल बगल में भी डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो चीज़ें होंगी। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश करेगा ये, ओके। साथ ही साथ जैसे टाउनशिप की हमने बात की कि यहाँ पर टाउनशिप का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है, तो रेसिडेंशियल, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी इनके द्वारा की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि प्राइसेस जो होंगी इनको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय इनिशियल टाइम में लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं थी।
तो प्राइसेस ज़्यादा ना हो इसका भी ख्याल गवर्नमेंट के द्वारा रखना था। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर होंगी तो उनको रेगुलेट करना आसान होगा। और इवन जो प्राइवेट सेक्टर भी इस एरिया में काम करती थी, उनके भी प्राइस को भी रेगुलेट किया जाता था सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन को नहीं चुना गया। ठीक है, अगेन इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा गोल था पब्लिक सेक्टर का, इस गोल ने आखिर 6-7 डिकेड्स बीत गए, आपको करीब 70 साल हो गए। तो क्या इन 60-70 सालों में जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा था पब्लिक सेक्टर के लिए, क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें कही गई। तो यहाँ पर कहा गया कि जो पब्लिक सेक्टर था उसका मोटो प्रॉफिट मेकिंग नहीं था। यहाँ पर जो इंडिया में पब्लिक सेक्टर बनाए गए उनका मोटो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। इसलिए तो पोर टेक्नोलॉजी लाई गई, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता था, बैकवर्ड रीजन्स में खोले जाते थे ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो टारगेट हुआ करता था वो क्या होता था, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना कि प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो इस चीज़ में देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर था उसने अच्छा काम किया, कोर एरियाज़ में भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस में भी यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, हमें दूसरी कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन इनके द्वारा अच्छा खासा किया गया है, और दूसरे एरिया में जहाँ पर इनको लगाया गया था वहाँ पर भी थोड़े बहुत आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। हाँ, ये है कि 100% चीज़ें अचीव नहीं होती, लेकिन ये भी कहना गलत है कि इन्होंने कुछ नहीं किया या फिर इनकी वजह से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी कहना गलत होता है। साथ ही साथ इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि जो बेसिक गुड्स होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, वो बनाना इन्होंने स्टार्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ जिसका फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर ने भी लिया बाद में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ आपका देखने को मिला है हमारी कंट्री का, तो इससे फ़ायदा तो हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि इशू ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जितनी उनकी कैपेसिटी हुआ करती थी प्रोडक्शन करने की, उस हिसाब से वो करते नहीं थे, क्योंकि उनको डिमांड एंड सप्लाई को भी देखना था। क्यों? क्योंकि उनको प्राइस को भी देखना था कि प्राइस ना बढ़े, तो जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो। तो इस वजह से वो अपने फुल स्विंग में प्रोडक्शन नहीं करते थे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो पुअर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था ताकि ह्यूमन पावर को ज़्यादा उसमें इंगेज किया जा सके। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स यानी कि लॉस मेकिंग भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर्स आपको लॉस मेकिंग चीज़ों में थी जो लॉस करती थी। तो ये कुछ उसके प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ये मोटो ही नहीं था उसका। इसका मोटो ही नहीं था प्रॉफिट बनाना, इसका मोटो ही नहीं था टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करना। ओके, इसका मोटो ही था ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, इसका मोटो ही था प्राइस को रेगुलेट करना। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा इशू था। ये जो इशू था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। ठीक, तो ये हम क्या फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या हम ब्लेम कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर को कि आपने लॉस मेकिंग किया, आपने एफिशिएंट काम नहीं किया, आपने बहुत सारे रिसोर्सेज को बर्बाद किया? तो अगेन यहाँ पर यही आपको आंसर मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर होता है दोनों में फ़र्क है। जो प्राइवेट सेक्टर है ये आपको प्रॉफिट मेकिंग पर काम करता है, और वहीं जो पब्लिक सेक्टर है ये आपको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही इसको लाया गया। इसका मोटो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज जहाँ पर इसको बनाए जाते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑनरशिप या प्रॉफिट ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते थे। और साथ ही साथ इनका जो पब्लिक सेक्टर थे इनका वो भी नहीं था, मोटो भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं था। तो जब हम कंपेयर करते हैं पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो ये दोनों अनकम्पेरेबल हो जाते हैं। आप उन्हीं चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं जो दोनों एक ही कॉमन गोल के साथ काम करती है। इन दोनों का गोल अलग अलग है, ये कॉमन है ही नहीं। तो फिर आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते कि इन्होंने लॉस मेकिंग किया, प्राइवेट सेक्टर रहता तो ज़्यादा एफिशिएंट होता, ज़्यादा वो प्रॉफिट करता, क्योंकि इनका गोल ही अलग था। ठीक है, साथ ही साथ हम प्रोडक्शन की भी बात करें तो इनका प्रोडक्शन भी मोटो नहीं हुआ करता था कि हम प्रोडक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, इनका मोटो नहीं था। इफ़िशियंसी की अगर हम बात करें तो इफ़िशियंसी भी इनका मोटो पब्लिक सेक्टर का नहीं हुआ करता था। इफिशियंसी का मतलब हुआ कि मैक्सिमम प्रोडक्शन
मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और इनपुट्स, तो इनका उस पर ज़्यादा वो था ही नहीं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हम कहेंगे कि जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज लॉस मेकिंग इन्होंने किया, तो ये कोई गलत नहीं था, या फिर हम उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते उनको, क्योंकि उनको एक कॉरपोरेट सेक्टर की तरह उनको बनाया ही नहीं गया था, उनका मोटो ही सेट वैसे उस तरीके से नहीं किया गया था। तो इस तरीके से अगर हम प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कंपेयर करते हैं तो ये भी गलत होगा, ये इनकम्परेबल है, कंपेरिजन नहीं किया जा सकता इनके बीच में। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि 1991 के रिफॉर्म से पहले किस तरीके की पॉलिसीज़ होती थी और 1991 के बाद किस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म आया, उसके तहत कौन कौन से पॉलिसीज़ को लिया गया। तो 1991 से पहले जो पॉलिसीज़ हुआ करती थी उनका जो फ्रेमवर्क था कुछ इस तरीके का था कि इस समय इंडस्ट्री जो हुआ करती थी हाईली रेगुलेटेड, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और लाइसेंसिंग सिस्टम हुआ करता था। या तो पब्लिक सेक्टर का आपको मोनोपोली देखने को मिलेगा, और वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अगर काम करता भी था तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, और उनको चाहे वो नया वेंचर खोले, नई इंडस्ट्री बनाए, और यहाँ तक कि उनको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, और यहाँ तक कि इनको एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। तो हाईली रेगुलेटेड उस समय इंडस्ट्री हुआ करती थी। और 1956 की जो पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके तहत करीब 18 एरियाज ऐसे थे जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व किए गए थे पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी कि इस एरिया में प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता था। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि ऑयल, पावर, हैवी इक्विपमेंट, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, ये सब एक्सक्लूसिवली ये रिजर्व किया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, तो उस समय जो कंपनियां होती वो दो तरीके से रेगुलेट होती थी, एक तो इंडियन कंपनी आपकी हो गई और दूसरा एक आपकी फॉरेन कंपनी होगी। तो इंडियन कंपनी जो होती थी वो MRTP के तहत रेगुलेट की जाती थी, और फॉरेन कंपनियां जो होती थी वो फेरा के तहत रेगुलेट की जाती थी। तो MRTP यानी कि मोनोपोलिस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के तहत, और फेरा मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो ये फॉरेन कंपनियों को फेरा के तहत रेगुलेट किया जाता था। तो अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग रेगुलेशन बने हुए थे। अर्लियर टाइम में सरकार ने जो नेशनलाइजेशन था उस पर भी ज़्यादा फोकस किया था। बहुत सारे सेक्टर्स थे जिसको नेशनलाइज किया गया था, जैसे कि कोल माइनिंग था, कोल को भी इंदिरा गांधी के समय में नेशनलाइज कर दिया गया। तो कोल इंडिया लिमिटेड ही जो था वो एकमात्र ऐसा पब्लिक सेक्टर था जो कोल माइनिंग करने के साथ साथ उसको मार्केट में बेच सकता था, और ये अभी तक था। अभी कुछ इस चीज़ को थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया, अदरवाइज जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको कैप्टिव माइनिंग की ही परमिशन थी, वो मार्केट में नहीं बेच सकती थी कोल। उसी तरीके से बैंकिंग, तो बैंकिंग में भी पता है कि बहुत सारे जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया, इंक्लूडिंग SBI या उसके सब्सिडरीज। उसके अलावा जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनको भी नेशनलाइज किया गया था 2 स्टेजेस में। इंश्योरेंस की बात करें तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के LIC बनाया गया, GIC बनाया गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज बनाई गई। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि उस समय नेशनलाइजेशन पर भी काफ़ी फोकस किया गया था। 1991 से पहले जो पॉलिसीज़ हुआ करती थी वहाँ पर प्राइस का भी रेगुलेशन था कि प्राइस ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा नहीं है, तो प्राइस को भी रेगुलेट किया जाए। तो सरकार क्या करती थी, प्राइस को भी रेगुलेट करती थी। इवन अगर प्राइवेट सेक्टर में वो प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी वहाँ पर रेगुलेट किया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि सरकार ने वैसे तो मेनली मिक्स्ड इकोनॉमी पर अपना फोकस किया था, लेकिन फिर भी हैवली जो डिपेंडेंस था वो पब्लिक सेक्टर की तरफ ज़्यादा था। ओके, और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा भी छूट नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी की तरह काम कर रही थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस बीच में, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, हमें जाके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ से लोन वगैरह लेना पड़ता है, और उसके एवज में हमें अपने यहाँ कुछ रिफॉर्म्स भी लाने पड़ते हैं, जिसको हम द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम LPG रिफॉर्म्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो 1991 का रिफॉर्म किया गया, ये 3 ब्रॉड एरिया में इसका रिफॉर्म देखने को मिलेगा आपको। लिबरलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लिबरलाइजेशन के तहत क्या क्या किया गया। पहली चीज़, डी लाइसेंसिंग। बहुत सारे ऐसे एरियाज जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको हटाया गया, उसको कम किया गया। और जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें जो आपका प्राइवेट सेक्टर था उस पर भी रेगुलेशन हुआ करता था, लाइसेंस इवन
ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, एक्सपेंड करने के भी लाइसेंस लेना पड़ता था। इन सारी चीज़ों को डी लाइसेंस किया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिबरलिज्म देखने को मिलेगी, यानी कि फ्रीडम दिया गया पब्लिक सेक्टर को। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिनको सरकार होल्ड करती थी, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हुआ, रेलवेज वगैरह हो गए। अभी भी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं था, इसको नहीं ओपन किया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर थे जिनके लिए प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन को अलाउ किया गया, लेकिन वहाँ पर लाइसेंसिंग वाली पॉलिसी रखी गई, जैसे कि आर्म्स एंड एमुनिशन, एक्सप्लोसिव बनाने के, ड्रग या फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होंगी, कोल माइनिंग, डिफेंस इक्विपमेंट, ऑल काइंड्स ऑफ वाइन, सिगरेट और स्पिरिट्स, हजार्डस केमिकल्स। ये कुछ ऐसी कंपनियां हुआ करती थी जिनको लाइसेंस लेना पड़ता था, इवन प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन के लिए भी, ठीक है। लेकिन इनका नंबर काफ़ी कम हो गया था। अब जैसे कि कैपेसिटी एक्सपेंशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। तो अब शिफ्ट मेनली देखेंगे, जो पब्लिक सेक्टर का शिफ्ट था, अब वो धीरे धीरे वो भी कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ आती हैं, और इनका मोटो भी या फोकस भी अब धीरे धीरे चेंज होके इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर होता है। यानी कि जो कॉरपोरेट सेक्टर का काम होता है, अब वो यहाँ पर भी फोकस करने लगती है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी यहाँ पर खोल दिया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उनका ग्रोथ हो सकता है। और सरकार क्या करेंगी, मेनली सरकार जो होगा वो सोशल इश्यूज जो होती हैं उन पर फोकस करेंगी, गवर्नेंस पर फोकस करेंगी, ठीक है। बाकी का जो इन्वेस्टमेंट या फिर जो इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं वहाँ से थोड़ा सा अपना हाथ खींचे, और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर फ्रीडम प्रोवाइड किया गया। तो अगेन यहाँ पर जो मेनली मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात करते हैं, वो अच्छी तरीके से यहाँ से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होता है। अदरवाइज इससे पहले भी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन ज़्यादातर आपको प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट ही किया जाता था, मेनली वहाँ पर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ही हुआ करता था। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक सेक्टर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। तो पब्लिक सेक्टर जो 1991 की पॉलिसी थी, जैसा कि इसमें कहा गया कि जो रिजर्व्ड एरियाज थे पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको 18 से कम करके 5 कर दिया गया। पहले 18 एरियाज को एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया गया था, अब 1991 के रिफॉर्म में इसको मात्र 5 कर दिया गया। तो जैसे हमने कहा कि एटॉमिक रेलवे था एंड एटॉमिक एनर्जी था, रेलवे वगैरह था, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली अभी भी मेंटेन किया जाता था सरकार के द्वारा। धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर में भी प्रोफेशनल लोगों को लाया गया। ओके, तो यहाँ पर भी प्रोफेशनलिज्म आता है, क्योंकि अब शिफ्ट हो चुकी थी पॉलिसी ऑफ इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रही थी। अब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोटो नहीं था पब्लिक सेक्टर का, ठीक है। साथ ही साथ अब धीरे धीरे ऑटोनमीज भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को भी मिलने लगी। तो इस ऑटोनमी को अलग अलग स्टेजेस पर दिया गया। जैसे आपने महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का नाम आपने सुना होगा। तो ये स्टेटस दिए गए इंडस्ट्रीज को, और इसके अकॉर्डिंग उनको ऑटोनमी दी गई कि किस स्टेटस में कितना उनको ऑटोनमी होगी, कितना वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ा सा पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया। साथ ही साथ सरकार के द्वारा ये भी कहा गया कि अब हम आगे से किसी भी प्राइवेट सेक्टर का नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन हो सकते हैं जहां पर नेशनलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली जो इन्होंने पहले किया, बैंकिंग सेक्टर का, कोल सेक्टर का, आपको इंश्योरेंस सेक्टर का नेशनलाइजेशन करते थे, अब वो जनरली तौर से नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अब सरकार ने ये कहा कि अब हम डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन भी करेंगे पब्लिक सेक्टर का, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो बहुत ज़्यादा शेयर अभी सरकार के पास होता है, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, और कुछ पब्लिक सेक्टर ऐसे भी होंगे जिनका प्राइवेटाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा ये भी कहा गया कि हम इसमें अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ करते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 1991 के बाद ये कुछ रिफॉर्म्स आपको पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग आते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ आपको याद रखना है। अब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की बात की गई, इसको थोड़ा देखते हैं कि ये होता क्या है। वैसे डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो क्या है कि दोनों में शेयर की सेलिंग होती है, यानी कि दोनों में क्या होता है, कंपनियां अपने शेयर को बेच देती हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क ये क्या है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, इसमें ऑनरशिप अभी भी गवर्नमेंट के पास ही रहती है। पब्लिक सेक्टर में अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो यहाँ पर ऑनरशिप अभी भी गवर्नमेंट के पास होती है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर
जो ऑनरशिप होता है वो किसी कंपनी को या ग्रुप ऑफ कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो यानी कि ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं रहता है। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट में ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास रहने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास मिनिमम 51% से 51% शेयर रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये कहा गया कि या तो गवर्नमेंट के पास मिनिमम 51% शेयर रहे, या फिर जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सब गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हों, और सपोर्ट करने के बाद जो एक्यूमुलेटिव शेयर हो जाए वो 51% मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो 51% या तो अकेले गवर्नमेंट करे, या फिर बहुत लोगों को मिला के 51% हो और वो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट में होगा। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि कम से कम अगर आपने 51% अपना ऑनरशिप बेच दिया तो यहाँ पर सीधा ऑनरशिप बेचा जाता है। तो ये आपको फर्क होता है डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमेशा प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीका है प्राइवेटाइजेशन करने का, बट नॉट नेसेसरली कि डिसइन्वेस्टमेंट ही एक प्राइवेटाइजेशन का तरीका है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, सरकार का मोटो होता है रिसोर्स को इकट्ठा करना ताकि कंपनी के पास कुछ रिसोर्स आए और उससे काम हो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब रिसोर्स इकट्ठा करना नहीं होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सीधा से सीधा ओनरशिप को ट्रांसफर करना, ये आपको फर्क होता है। ठीक है, सो डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट नेसेसरली प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो दोनों इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप याद रखिएगा। अब जो 1991 की पॉलिसी आई थी एलपीजी रिफॉर्म, उसने प्राइवेटाइजेशन को ही फेवर क्यों किया, पब्लिक सेक्टर को फेवर ज़्यादा क्यों नहीं किया? तो जो मेनली पब्लिक सेक्टर था, जिसका जो मोटो सेल्फ रिलायंस, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर import of industrial goods, creation of platform for the further industrialization and industrial growth, ये इसने क्रिएट कर लिया था। पिछले 40 सालों में पब्लिक सेक्टर ने इतना काम किया था, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था प्राइवेटाइजेशन के लिए या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। तो अब यहाँ पर ये ज़रूरत था कि अब ग्रोथ को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जाए, ग्रोथ को और प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए। अब यहाँ पर ज़रूरी हो चुकी थी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इफ़िशिएंसी को बढ़ाया जाए, और अब नाउ प्रॉफिट पर भी ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जाए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा आपका डेवलपमेंट हो सकता है और लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन थी उसका मेनली एरिया एक इन्वेस्टमेंट भी था। ठीक है, क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर के साथ साथ अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आ जाती है तो दोनों एक ही एरिया में अगर ये काम करती हैं तो दोनों के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा, और जब कंपटीशन क्रिएट होगा यानी कि इफ़िशिएंसी की बात होगी, प्रॉफिटेबिलिटी की बात होगी, तो पब्लिक सेक्टर जो हो जाएगा उसमें पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मोटो ही नहीं होता है इस तरीके से, उस समय नहीं था मोटो प्रॉफिट को गेन करना। ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लेके आने हैं, तभी तो इंडस्ट्री ग्रोथ ज़्यादा होगा। सरकार क्या करेगी? सरकार का काम सिर्फ इंडस्ट्री बनाना थोड़ी ही ना है, सरकार का काम गवर्नेंस भी देखना है, सोशल रिफॉर्म्स भी करने हैं यहाँ पे सरकार के, इसके अलावे बहुत सारे काम हैं, तो वो इतना ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा यहाँ पर लिबरल हैंड दिया जाए कि वो काम करे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो गवर्नमेंट होती है, पब्लिक सेक्टर होता है, वो एक इंटरिम या शॉर्ट टर्म या वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार को थोड़ा सा फ्री किया जाए, वो बाकी के कामों पर ध्यान दे और मेनली प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर काम करे। हाँ, जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं जैसे कि रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक वाले एरिया है वहाँ पर सरकार अपना काम कर सकती है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर जहाँ पर भी सरकार को महसूस हो कि वहाँ से हट सकती है तो सरकार को हट जाना चाहिए। तो सरकार का माइंडसेट भी अब चेंज होता है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को भी, अब प्राइवेट सेक्टर हमारे मैच्योर हो चुका है, उसके बाद भी पास भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल है, तो बेहतर है कि हमें यहाँ से इस एरिया से निकलना चाहिए। ठीक है, और नाउ इट इज़ गुड टाइम टू फोकस ऑन efficient governance and creating enable environment addressing welfare of masses। तो सरकार को अब इन चीज़ों पर ही ज़्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से प्राइवेटाइजेशन को फिर फेवर किया गया। बाद में आप देखेंगे उस समय जब सरकार जो थी, कुछ ऐसे भी कंपनीज थी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, उनको बेचना स्टार्ट करती है या डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट करती है, तो लोग उसका अपोजिशन करने लगते हैं कि जब ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है पब्लिक सेक्टर, तो फिर आप क्यों बेच रहे हैं उसका?
तो इसके लिए ये कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अबाउट द प्रॉफिट मेकिंग। अब आज ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन इसके पैरेलल में एक प्राइवेट कंपनी भी खड़ी हो गई, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा ना। फिर तो कंपटीशन क्रिएट होगा तो हो सकता है कि ये पब्लिक कंपनी बाद में प्रॉफिट मेकिंग ना करे। तो इससे बेहतर है कि हम इसको क्या करें, इसका प्राइवेटाइजेशन करें या फिर डिसइन्वेस्टमेंट जो भी करना है हम इसमें करें, इसमें प्रोफेशनलिज्म को लाएं। ठीक है, दैट्स वाई प्राइवेटाइजेशन का मोटो ही केवल प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, ये भी होता है कि बाद में हम किस तरीके से उसको चलाना चाहते हैं। वो प्रॉफिट मेकिंग बाद में रहेगी कि नहीं रहेगी, कंपटीशन होने वाला है उसके सामने, वो एग्जिस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो साथ ही साथ ये भी होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास डिसीजन मेकिंग का पावर काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, वो तुरंत तुरंत डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनल लोग होते हैं, हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं। और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में उतने प्रोफेशनल लोग नहीं होते। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है कि रेगुलेशन ज़्यादा होता है, कंपनी के अपने रूल्स बनाए गए हैं, सरकार भी उनको रेगुलेट करती है। तो पब्लिक सेक्टर में डिसीजन लेना एक बड़ा टास्क है, काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से भी हमें इसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा तो ज़्यादा से जल्दी कोई अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। अब डिसीजन मेकिंग गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही भी होगा, लेकिन एटलीस्ट वो डिसीजन ले तो जब डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, गलत हो या सही है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है जो बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम से काम करता आ रहा है इफिशिएंसी पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर, प्रोडक्शन पर, अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा समझ है बिजनेस की, बिजनेस को अच्छी तरीके से समझता है, वो प्रायोरिटीज़ को समझता है, वो समझता है कि कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं या इफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे कम रिसोर्सेज का यूज़ कर करके हम मैक्सिमम बेनिफिट ला सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर समझता है, ये पब्लिक सेक्टर नहीं समझता, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मोटो शुरू से ही ऐसा नहीं रहा है प्रॉफिट मेकिंग का। तो हमारी तो कल्चर ही वैसी नहीं है कि हम प्रॉफिट पे काम करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो सरकार ने जब प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री को भी बेचना स्टार्ट किया, तो सरकार की ये सारी बातें कहनी थी कि हम इस वजह से ये बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन का अपोजिशन किया गया, इसमें और कुछ आपको देखने को मिलेंगे क्रिटिक्स। जैसे कि कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, यानी प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की मोनोपोली हुआ करती थी, वो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। खत्म होने की वजह से क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो इसके काउंटर में सरकार के द्वारा कहा गया कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होगा, कई सारी कंपनियां उसमें काम करेंगी तो एक्सप्लॉयटेशन होगा नहीं, मार्केट फोर्सेस काम करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड काम करेंगे, तो इस तरह से एक्सप्लॉयमेंट होगा नहीं। लेकिन दोबारा फिर कहा गया, जो क्रिटिक्स थे उनका कहना था कि जो प्राइवेट कंपनी आएगी ये नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगी, ये ऑटोमेशन लेके आएंगी। जब ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी आएंगी तो जो मैन पावर होगा वो रिड्यूस होगा, लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। जब नौकरियों से निकाला जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो क्रिटिक्स थे उनका ये भी कहना था कि इस डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा आने वाला है वो सरकार क्या करेगी कि किसी सोशल एसेट को क्रिएट करने में वो नहीं लगाएगी। वो क्या करेगी कि उनको जो बजट में नुकसान हुआ है, बजटरी डेफिसिट है, वो उसमें लगाएंगी। तो अगेन वो पैसा बेकार चला गया। ठीक है, सोशल एसेट क्रिएट नहीं होगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए सरकार ने एक फंड बनाया। सरकार ने जिस फंड को बनाया उसे कहते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें जो भी डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन से पैसा आएगा वो यहाँ पर रखा जाएगा, और इसका 75% जो पैसा होगा इसमें जो वो सोशल एसेट को क्रिएट करने में बनाया जाएगा, और 25% जो होगा वो पब्लिक सेक्टर के रिवाइवल में, जो पब्लिक सेक्टर अभी मान लीजिए लॉस मेकिंग है उनके रिवाइवल में लगाया जाएगा, या फिर जो प्रॉफिट मेकिंग कर रही हैं उनके एक्सपेंशन में लगाया जाएगा। तो ये सरकार का कहना था कि इस तरीके से हम पैसे का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए एक फंड बना दिया, और इस फंड को मैनेज किया जाएगा यूटीआई म्यूचुअल फंड एंड एसबीआई एंड एलआईसी, ये तीनों मिल के उस फंड को मैनेज करेंगे। ठीक है, और ये भी था कि सरकार के पास ऑलरेडी उतना बजट डेफिसिट था, तो सरकार कहाँ से पैसा लाएगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको तैयार करने के लिए या फिर एक्सपेंशन करने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि उनको प्राइवेटाइजेशन उसका किया जाना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीके से जो क्रिटिक्स थे उनको भी चुप करने की बातें की गई कि इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये प्रोसेस है, क्रिटिक्स भी आता है, सॉल्यूशंस भी आता है, ये साथ साथ दोनों चलते रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन, अब ये सारी तो प्राइवेटाइजेशन की बात हो गई। तो एक और यहाँ पर
बात आती है कि क्या प्राइवेटाइजेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है, इट इज ओनली सॉल्यूशन, कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या उनको प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, क्या ये एकमात्र सॉल्यूशन है? तो यहाँ पर कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है कि गवर्नमेंट के पास उसका ऑनरशिप है, और क्या प्रॉब्लम्स है? तो जैसे कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये अभी हमारे लिए जल्दी नहीं मिलता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंट क्लियरेंस आपको लेना पड़ता है इंडस्ट्री बनाने के लिए, वो नहीं मिलता है, जाके फाइल अटक जाती है, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री घूमते रहती है। एक्साइज ड्यूटी भी यहाँ पर कलेक्ट करना एक प्रॉब्लम है। ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहले हमारे यहाँ लाइसेंस राज हुआ करता था, उससे हम शिफ्ट हो गए इंस्पेक्टर राज पे। तो पहले लाइसेंस के थ्रू रेगुलेट होता था, अब हम इंस्पेक्टर्स के थ्रू रेगुलेट करते हैं। किसी इंडस्ट्री में इंडिया में एक साल में कम से कम 30 डिफरेंट इंस्पेक्टर डिफरेंट लॉ से डिफरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले वो इंस्पेक्शन के लिए पहुंचते हैं। और चाइना में मात्र 2 और 3 ही ऑफिसर पहुंचते हैं पर ईयर। ठीक है, तो अब इतने सारे जब लोग पहुंचेंगे तो कंपनी का दिमाग कहाँ रहेगा? वो प्रोडक्शन पर रहेगा, या फिर वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को ही देखने में लगेगा, या फिर इनके आओ भगत में ही देखने में लगेगा कि भाई ऑफिसर्स लोग आए, उनकी खातिरदारी की जानी जरूरत है। ठीक है, अब इससे क्या आता है ना कि इससे आपको करप्शन भी बढ़ता है। अब ये जितने लोग कंपनी में जाएंगे तो कंपनी से कुछ पैसा लेके आएंगे, ठीक, तो करप्शन इससे बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी कम होती है ना, फिर कंपनियां क्या करेंगी? कहीं ना कहीं अब जो उनको देना पड़ेगा पैसा वो कहीं ना कहीं से लेके आएंगी। कहाँ से लेके आएंगी भाई? टैक्सेस चोरी करेंगे वो। तो इससे क्या होता है ना कि एक प्रॉब्लम से और अलग अलग चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो ये सब भी सारी प्रॉब्लम्स है। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करना ही एक सॉल्यूशन नहीं है इनका। तो इसमें कहा गया कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर रिफॉर्म्स हैं जिनको अभी किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक एग्जिट पॉलिसी होती है। एग्जिट पॉलिसी का मतलब ये हुआ, आप कंपनी स्टैब्लिश तो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को अगर बंद करना हो तो उसमें भी करीब आपको कम से कम 5 साल लग जाएंगे। एग्जिट पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं है। दूसरी चीज़ जैसे कि लेबर रिफॉर्म, हमारे यहाँ लेबर रिफॉर्म होता नहीं है, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है। लेबर रिफॉर्म करेंगे तो हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नाम ही नहीं लेती, क्योंकि उनको वोट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, यूनियन लेबर अपना अलग से स्ट्राइक करने लगेंगे, तो ये भी हमारे यहाँ इशू है। तो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन एक सॉल्यूशन थोड़ी ना है। तो यहाँ कहा गया कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको रिफॉर्म किए जाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें बड़े बिग रिफॉर्म ही, बिग बैंग टाइप के रिफॉर्म ही किए जाए। ठीक है, तो अभी कहा गया कि भाई अब पब्लिक सेक्टर का तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड किया जा रहा है। तो आखिर ये जो पब्लिक सेक्टर है इसका फ्यूचर में क्या रोल होने वाला है? क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं, या फिर इसका बिजनेस मॉडल क्या होगा? तो इसमें ये कहा गया कि अब आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा पब्लिक सेक्टर के रोल में। पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर मेनली काम करता था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर अप्रोच हुआ करता था पहले पब्लिक सेक्टर का। अब ये शिफ्ट होकर कॉमर्शियल वेंचर की तरह काम करेगा, यानी कि इसका अब जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग होगा। अब पहले वाले ऑब्जेक्टिव से अलग होगा। पहले इसका प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता था, अब ये प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड हो गई, यानी कि अब यहाँ पर इफिशियंसी की बात की जाएगी पब्लिक सेक्टर में भी। ठीक है, अब ये कहा गया कि पब्लिक सेक्टर में भी प्रोफेशनल्स लोगों को यहाँ पे रखना होगा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सा अब एमडी वगैरह जो होते हैं वो भी प्रोफेशनल होते हैं। यहाँ पर सेबी के रूल्स भी हैं कि आपको कम से कम कुछ यहाँ पर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखना होगा, एक वीमेन को रखना होगा। ये सब क्या है? ये प्रोफेशनल लोग हैं ना, जो आपकी इंडस्ट्री से बाहर भी से आएंगे, तो प्रोफेशनलिज्म को लाया जाएगा। और यहाँ पर कुछ आपको लिबरलेशन भी दिया गया, जैसे मिनी नवरत्न होता है, नवरत्न होते हैं, यहाँ पर महारत्न होते हैं। तो यहाँ को फ्रीडम भी दिया गया पब्लिक सेक्टर को कि वो अपने यहाँ डे टू डे वर्क के डिसीजन खुद ही ले सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं लेगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं या बैंक्स, उनमें मर्जेस भी देखने को मिल सकता है। खास करके बैंक्स, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत सारे मर्ज होके आज अलग काफ़ी कम हो गए पहले से। ठीक है, तो आपको मर्ज भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे बैंक्स हैं। अब ये छोटे छोटे बैंक्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट को ये इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते। तो इससे क्या होता है कि हम ग्लोबल लेवल पे पीछे हो जाते हैं।
तो ग्लोबल लेवल पे अगर हमें compete करना है तो हमारे पे यहाँ बड़ी बैंक्स होनी चाहिए जो बड़े प्रोजेक्ट को पैसा दे पाए। तो उसके लिए मर्जर यहाँ पर किया गया बैंक्स का, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बढ़ाने के लिए अगेन तो मर्जर एक्विजिशन सारा ये सारा काम किया जा रहा है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया कि जॉइंट वेंचर्स भी यहाँ पर बना सकती हैं पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर कोई भी कंपनी। तो पीपीपी मॉडल भी आपको देखने को मिलेगा। तो आजकल देख रहे होंगे जैसे कि खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल में बहुत सारा काम पीपीपी मॉडल पर होता है, ठीक है। तो जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको जॉइंट वेंचर या भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इससे ये कहा गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ ये काम करती हैं तो यहाँ पर अगेन कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ता है तो इफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें अगेन आती है, ठीक है। अगेन यहाँ पर कहा गया कि जो सरकार की मोनोपोली है या फिर जो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली है वो क्या होती है, डाइल्यूट हो जाती है। और जो मोनोपोली डाइल्यूट होगी तो यहाँ पर अगेन प्राइवेट सेक्टर में डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनीज हो, दोनों यहाँ पर आएंगी। तो इकोनॉमी को और भी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। तो बाहर से भी, दूसरी कंट्री से भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं इनको भी रिवाइव किया जा सकता है। तो रिवाइव चाहे वो कैपिटल इन्फ्यूजन करें, आप उसमें पैसा दें, या फिर जो उनके लॉस हैं उनको आप वेविंग ऑफ कर दें, यानी कि माफ़ कर दें। अब जैसे कि आपको एयर इंडिया है, एयर इंडिया पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। अब एयर इंडिया का आपको डेट तो पता होगा, इनका बहुत सारे डेट है। तो अब इसके क्या तरीके हैं, या तो इनका लोन सरकार खुद चुकाए, ठीक, या फिर क्या करे, कैपिटल खुद इन्फ्यूज करे सरकार, या फिर इनको क्या करे, प्राइवेटाइज कर दे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि वैसे भी पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत सारे यहाँ पर चैलेंजेस हैं कि उनमें कम्पिटिटिवनेस लाया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़े, इफिशिएंसी बढ़े, प्रॉफिट बढ़े उनका। इसके साथ साथ हमें इसके अलावा बहुत सारे इसमें रिफॉर्म्स भी करने होंगे। उन रिफॉर्म्स की हमने बात की, जैसे हमने एग्जिट पॉलिसी की बात की, जैसे हमने लेबर रिफॉर्म्स की बात की। इसके अलावा हमने जैसे कि आजकल कहते हैं इंस्पेक्टर राज जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्लियरेंस होते हैं वो आपको करने होंगे। तो ये बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो डिफरेंट रिपोर्ट्स के द्वारा आपको बताए जाते हैं जो करना होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम इससे आगे पढ़ेंगे और इससे आगे काफ़ी अच्छी चीज़ें आएंगी, जिसको आगे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आती हैं उनमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने नया इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव न्यू क्या है, ये अगेन आपको मेंस के आंसर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।